नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पुतिन ने भारत के साथ रिश्तों को बताया मजबूत। पुतिन बोले, मोदी पर दबाव बनाना दुनिया के लिए नुकसानदेह। तो ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त। कहा, भारत और अमेरिका के बीच जल्द होगी ट्रेड डील। ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट। एमएलएस के बाद एमपीज बगावत की तैयारी में। आनंद फानंद में ममता ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। गिरफ्तार गार्ड्स ने उगले कई राज। कर्नाटक में डीके शिव कुमार को बड़ा झटका। मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने दिया कैबिनेट से इस्तीफा। केएच मुनियप्पा भी काफी नाराज। विभागों को लेकर मचा है बवाल। अन्नामलाई का इस्तीफा बीजेपी ने किया मंजूर। बीजेपी छोड़ते ही अन्नामलाई ने बनाई नई पार्टी। अगला चुनाव लड़ने का किया ऐलान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मुरीद हुए डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत के साथ मजबूत रिश्तों को लेकर खुलकर तारीफ की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच दशकों पुराना भरोसा और सहयोग आज भी उतना ही मजबूत है। पुतिन ने कहा कि दुनिया में बदलते राजनीतिक हालात और नए गठबंधनों के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा है। पुतिन ने अपने बयान में अमेरिका का नाम लिए बिना पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रिश्तों को कमजोर करने या भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें सफल नहीं हो सकती है। पुतिन के मुताबिक कुछ देश ये मानते हैं कि भारत पर दबाव डालकर रूस से उसकी नजदीकियों को कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच में जल्द ही व्यापार समझौता हो सकता है। एक तरफ पुतिन का बयान, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का। इस राजनीतिक दृष्टि से ये बयान को कैसे इंपॉर्टेंट समझे? सबसे बड़ी बात, दुनिया के दो सुपर पावर, दुनिया के दो सबसे बड़े लीडर क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो भी एक साथ। प्रधानमंत्री मोदी को, हिंदुस्तान को, यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों की जुबान पे एक साथ। इसका मतलब बैकग्राउंड में कुछ बड़ी चीजें हो रही है। पुतिन साहब ने क्या कहा? पुतिन साहब ने यह कहा, भारत और हिंदुस्तान के रिश्ते के बारे में तो दुनिया जग जाहिर है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दबाव काम नहीं करता। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि उसके ऊपर दबाव डाल करके आप उनसे कुछ काम करवा लें, ये इम्पॉसिबल है। और जो कोई भी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया के साथ खतरा उत्पन्न कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये बड़बोले ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ का पूरा हवा निकाल दिया, इलीगल बता दिया। तो अलग अलग तरीके से वो दबाव डालने की कोशिश। तो वो उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, बेसिकली उनको वहां मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। कोई जा नहीं रहा। इंडिया एक चैलेंज के रूप में उभर रहा है। जैसे आज हमने जो आरबीआई की तरफ से जो बातें कही गई कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमने बहुत सारी छूट दी है। अगले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान आएगा, क्योंकि हमने रास्ता खोला है। ये वो मना करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कंपनियां ना जाए, अमेरिका में बनाए। भाई, आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और इसलिए उन्होंने ये बयान दिया कि इंडिया हम पे बहुत ज्यादा, भाई हम लोगों ने जो टैरिफ लगा रखा है अमेरिकन गुड्स के ऊपर, किसी में 100% है, किसी में 80% है, किसी में 70% है। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत एक तरफा था, लेकिन हम इसको बदलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हम डील करने को तैयार हैं। अब इस बात को समझिए
कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है। जी, अब बात ममता बनर्जी की बढ़ती मुसीबतों की। टीएमसी का आंतरिक घमासान अब संसद तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी इस समय सबसे गंभीर संकट से गुजर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के करीब 23 सांसद इस समय पार्टी के बागी विधायक गुट के सीधे संपर्क में है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि विधायकों की तरह पार्टी के सांसदों में भी बगावत हो सकता है। सांसद कभी भी ममता का साथ छोड़ सकते हैं। तो वहीं ममता अब पार्टी को बचाने में लगी है। ममता बनर्जी ने आज आनन फानन में टीएमसी के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई थी। विधायकों को फोन कर करके ममता ने बैठक में शामिल होने का आग्रह किया था, पर बैठक से शीर्ष नेताओं ने दूरी बना ली। सर, ये जो ममता बनर्जी ने इमरजेंसी बुलाई मीटिंग, उसमें कौन कौन शामिल हुए और बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, ममता बनर्जी सवेरे से हेलो प्लीज कम, हेलो प्लीज कम, सबको फोन किया। सब दुआ सलाम किए, ममता दीदी कैसी हैं, क्या है, बालो आशी है ना, ये बोल करके फोन रख दिया। कोई आया नहीं। मात्र 5 इलेक्टेड लोग आए थे, जिसमें 2 सांसद डोला सेन और अभिषेक बनर्जी, उसके अलावा कोई नहीं था। और 3 विधायक आए। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जो 60 था वो पहुंच जाएगा 70। मुस्लिम विधायक भी नहीं आ रहे। एक जो माइनॉरिटी मिनिस्टर था उसको आज मीडिया वालों ने वो बोला नहीं हम बिजी आज तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी हमारी लीडर हैं। ममता बनर्जी आपकी लीडर हैं, आप कलकत्ता में घूम रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं, ममता बनर्जी फोन करके बुला रही है और आप उनकी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। और पैतरेबाजी देखिए तुरंत, हालांकि बांग्ला चैनल्स में नहीं, अब नेशनल चैनल्स में कुछ उस तरह के तथा कथित एंटी बीजेपी पत्रकार नहीं, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था। सवेरे उनके ही चैनल पे, उनके ही वेबसाइट पे, उनके ही रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा था ममता बनर्जी सबको फोन कर रही है। जब कोई नहीं पहुंचा तो वो कह रही है, ये लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था। कहानी कुछ और है। ममता बनर्जी वो खेला होबे करती थी ना, इनके साथ ही बहुत बड़ा कांड हो गया है। जी, अब खबर खान सर की बढ़ती मुसीबतों की। खान सर कोचिंग विवाद मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ कदमकुआ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उनके खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कोचिंग कैंपस में हुए हंगामे, वायरल वीडियो और जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी बीच गिरफ्तार 2 गार्डों ने खुलासा किया कि खान सर के आदेश पर ही गोली चलाई गई। अब ऐसे में खान सर की गिरफ्तारी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। सर, जो 2 गार्ड गिरफ्तार हुए हैं वो लगातार राज उगल रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, यानी कि खान सर ने कहा तभी गोलियां चलाई गई। क्या अब गिरफ्तारी हो सकती है खान सर? भाई गिरफ्तारी तो अब होनी है, लेकिन गिरफ्तार करेंगे कैसे? खान साहब तो भाग गए पटना छोड़ के, पुलिस ढूंढ रही है। ये ये भाग रहे हैं, छिपे हुए हैं। अब इनकी तलाश में पुलिस जगह जगह जो है वो ढूंढने निकल गई है। लेकिन दिक्कत क्या है, जिस तरह के 2 आरोप लगे हैं, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है और दूसरा आर्म्स एक्ट के तहत। गार्ड्स ने बता दिया कि भाई हम अपने मन से थोड़ी गोली चलाएंगे, हमें हमारे मालिक ने कहा। मौका वारदात पे खान मौजूद था। ये फैजल खान जिस तरीके से वो पॉपुलैरिटी लेने के लिए और जिस तरह के कॉम, अब बताइए वो कोई पुलिस की भर्ती हुई, उसमें मात्र 17 लोग इसके कोचिंग सेंटर से गए और प्रचार कर रहा था कि भाई 12,000 चले गए। तो ये कहानी में बड़ी ट्विस्ट है। पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ, कानून इनके खिलाफ, पुलिस इनके खिलाफ, तो इनका बच पाना अब बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। जी, अब बात कर्नाटक की राजनीति की, जहां डीके शिव कुमार के सीएम बनते ही कर्नाटक कांग्रेस का बवाल बढ़ गया है। डीके शिव कुमार की सरकार के भीतर विभागों के बंटवारे को लेकर असंतोष की आवाजें तेज होती दिख रही हैं। कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु अर्बन डेवलपमेंट विभाग पर जोर दे रहे थे, लेकिन उन्हें सीएम शिव कुमार ने जल संसाधन विभाग सौंप दिया। इस बात से नाराज होते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सिर्फ रामलिंगा ही नहीं, वरिष्ठ
नेता के.एच. मुनियप्पा ने अपने मौजूदा विभाग में बदलाव की मांग उठाई है। मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की है। मुनियप्पा ने कहा है कि विभागों के आवंटन में वरिष्ठता का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि सरकार के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। सर, विभागों के बंटवारे को लेकर क्या बवाल चल रहा है? सबको माल चाहिए, कमाने वाला डिपार्टमेंट चाहिए, है ना। ये कांग्रेसी कल्चर है भाई। ये बताइए कि बेंगलुरु डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि वहां बहुत पैसे आने वाले हैं। 30% 40% खाएंगे। आप खाएंगे तभी तो नेता बनेंगे। ये कांग्रेस, अभी देखिए बंगाल में इतने सालों के बाद पहली बार सरकार बनी, डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया, किसी को कानों कान खबर मिली है? भाई इतनी सारी सरकारें बीजेपी में बनती, कभी कोई ऐसा सुनते कि भाई हमारा डिपार्टमेंट नहीं दिया, मालदार। ये क्या बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स के बंटवारे में वरिष्ठता का ध्यान नहीं दिया गया। तो वरिष्ठ व्यक्ति कौन सा डिपार्टमेंट लेगा? तो वरिष्ठ मंत्री का मतलब यह हुआ कि जितना जो वरिष्ठ है उतना मालदार, घूसखोरी, माल कमाने वाला मंत्रालय चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी इसलिए जो है, इसका जो है अंत जो है वो नजदीक आ गया है। अभी आप देखिए जिस तरह की स्थिति है, बेंगलुरु में जाइए, आप किसी से भी बात कर लीजिए, पहले 10 आदमी जिसको आपको मुलाकात होती है आप उनसे बात करेंगे, सारे लोग कांग्रेसी सरकार को गालियां दे रहे हैं कि कितने अच्छे मेट्रोपॉलिटन को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। क्यों? ध्यान खाने पे है, मलाई चाटने में है। तो फिर ये तो हंगामा चल ही रहा है। अब इसको बदला बदली नहीं हुआ। अब डीके शिव कुमार तो बोल रहे हैं नहीं, ये रेड्डी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब भाई दोस्त है तो वो इस्तीफा क्यों दिया? अब सबसे बड़ी चीज कि ये आगे चल के कहीं सिद्धरमैया पीछे से कुछ खेल तो नहीं खेल रहे हैं। दिक्कत ये है कि अभी डीके शिव कुमार को बहुमत साबित करना बाकी है। मतलब द गेम इज ऑन। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अन्नामलाई ने सम्मानजनक बीजेपी से विदाई ले ली है। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आधिकारिक तौर पर अन्नामलाई के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। इस्तीफे के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज में अन्नामलाई ने कहा कि हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु में 2031 में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अन्नामलाई ने यह भी बताया कि मेरे लिए ये तय करना बहुत मुश्किल था कि मैं बीजेपी का सदस्य रहूं या तमिल लोगों से जुड़ा रहूं। मैंने 4 दिसंबर 2025 को पार्टी को बताया था कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। पार्टी ने मुझसे कहा कि पहले चुनाव हो जाने दो फिर जाएं, और अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सर, अन्नामलाई ने बीजेपी से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या इससे कुछ नुकसान बीजेपी को होगा या बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं अन्नामलाई? देखिए दोनों ही बातें हैं। इट्स अ ग्रेट लॉस। साउथ में बहुत उभरता हुआ चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए अन्नामलाई साहब थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कोई भी ये कह रहा है कि अन्नामलाई के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गलत कह रहा है। राजनीति में इंडिविजुअल्स की भी एक स्थान होती है। इस तरह के टैलेंटेड लोग अगर आपकी पार्टी से जाएंगे तो आप उस राज्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कितने साल तक पापड़ बेलने पड़े। आपके पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरा होने से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो गैल्वेनाइज की जा सकती हैं। कर्नाटक में क्या दिक्कत है? चेहरा नहीं है, इसलिए पार्टी नहीं खड़ी हो पा रही है। आप तेलंगाना में, आंध्रा में या फिर केरल के अंदर कोई चेहरा डेवलप नहीं कर पा रहे, इसलिए दिक्कत है। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आपके पास चेहरे हैं। यह फर्क समझना जरूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। दूसरी तरफ अन्नामलाई साहब वो थोड़ी जल्दीबाजी कर गए। पॉलिटिक्स में एक चीज है पेशेंस, वो आपके पर्सनालिटी में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। आप हड़बड़ कर गए। आंदोलन करना बड़ा आसान है, कहना आसान है, लेकिन जमीन पे उतर के चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े धुरंधर वो इसमें घायल होकर निकले हैं। भाई आपका जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, आप तो आफ्टर ऑल यू आर एन आईपीएस ऑफिसर,
आप मेहनती हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन चुनावी दृष्टि से आपने चूँकि चुनाव की घोषणा की है कि 2031 में हम चुनाव लड़ेंगे, तो चुनावी खेल में आप पीके से ज़्यादा धुरंधर नहीं हैं। औंधे मुँह गिरा बिहार में। तो अब देखिए कि इनका हाल केजरीवाल जैसा होता है या फिर पीके के जैसा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।